हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? इसमें हमने फूड प्रोसेसिंग के हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से चेंजेस हमारे फूड में आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखा था? एक तो हमने देखा था कल जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में चेंजेस आते हैं। ठीक है, फ्रूट्स है ये, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आते हैं, इसमें हमने देखा था कल। उसके बाद आपने देखा था क्लोरोफिल डिग्रेडेशन पे हमने बात की थी। फिर हमने किया था मिल्क के ऑल्ट्रेशन पे। ठीक है, जो जो चीज़ें जो जो चेंजेस हमारे मिल्क में आते हैं। ठीक है, आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग हम करते क्यों हैं, क्या रीजंस है और क्या क्या मेथड्स है जिनके थ्रू हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जो भी खाने की चीज़ें हैं, फूड आइटम है हमारे पास, उसको फर्दर प्रोसेस करना। प्रोसेस हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास गेहूँ आई, गेहूँ से आपने क्या किया, जो वीट को आपने पीस करके क्या बनाया, उसका आटा बनाया, फ्लावर बनाया। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरह की प्रोसेसिंग है। आपके पास फ्रूट है, फ्रूट को आपने जूस निकाल करके उसमें स्क्वैश बना के उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया, तो वो क्या है, वो एक तरीके की प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हम किसी भी फूड आइटम के लिए, रॉ फूड आइटम पे हम कोई भी क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर है हमारा फ्रेश रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या है, फूड प्रोसेसिंग होती क्या है? कोई भी जो हमारा फ्रेश रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना सेफ, न्यूट्रिशियस और एक्सेप्टेबल फूड में। ठीक है, एक तो जो हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक तो अच्छा सुरक्षित फूड बने, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो और एक्सेप्टेबल फूड भी हो। ठीक है, एक्सेप्टेबल भी हो लोग उसे यूज़ करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, इस तरीके के, जैसे कि आपके पास बहुत सारे एप्पल आए, एप्पल आपके ख़त्म हो जाएंगे, एक महीने ख़राब हो जाएंगे, अगर आप उन्हें 10-15 दिन रखोगे तो आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, जैम में। ठीक है, जैम, जेली, इन सब चीज़ों में आपने उनको कन्वर्ट कर लिया, जो भी आपके पास फ्रूट्स आए थे। ठीक है, तो ये क्या है, तो वो उनको आप ज़्यादा टाइम तक आप अपने घर में स्टोर कर सकते हो। तो ये सब क्या है, फूड प्रोसेसिंग है। ठीक है, यानी कि फ्रेश रॉ मटेरियल, जो भी आपका फ्रेश रॉ मटेरियल आया है उसको कन्वर्ट कर रहे हो आप सेफ में, न्यूट्रिशियस और एक्सेप्टेबल फूड में। ठीक है, उसको हम लोग एक्सेप्ट भी कर। अब इसमें क्या है, आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज हमारे फूड में आते हैं। ठीक है, इनएडिबल और हजार्डियस कंडीशन डिक्रीजेस। ठीक है, हमें क्या, एक तो हमारे उसमें फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं खाने में, मतलब उसके जो संरचना है उसमें बदलाव आएगी, जो भी आपका फ्रूट है वो आप उसके संरचना में बदलाव आएगी, उसके अंदर जो केमिकल है उसमें चेंजेस आने लगेंगे, उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है, और उसमें इनएडिबल और हजार्डियस कंडीशन उसको भी हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, कि अगर वो बहुत टाइम तक खराब हो रहे हैं फिर हम उसे नहीं खा पाते, तो हम उसे इस तरीके से प्रिजर्व करें कि वो खराब ही ना हो पाए। ठीक है, अब इसमें है कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज में। इसमें अगर आप देखोगे तो पहला अब अगर हम देखें तो फूड किस किस तरीके से स्पॉइलेज यानी कि ख़राब होते हैं, कैसे कैसे हमारा जो फूड आइटम है वो ख़राब हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप देखो मिल्क आया है, मिल्क को 2 दिन आप फ्रिज से बाहर रख दो, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका फ्रूट्स आए हैं, 1 हफ्ते में आपके फ्रूट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कारण है कि जो वो कोई भी फूड आइटम हमारा ख़राब होता है? तो इसमें आपका अगर देखोगे, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड ईस्ट। ठीक है, जो भी हमारा फूड आइटम है, ठीक है, फूड आइटम है, उस फूड आइटम के अंदर क्या होगा आपका, उस फूड आइटम के अंदर आपका क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, वाटर होगा, उसके अंदर एंजाइम्स होंगे। ठीक है, हर फूड के अंदर वाटर या एंजाइम्स होते ही होते हैं, आपके वाटर और एंजाइम्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, और उसी के अंदर क्या होंगे, उस वाटर की एक्टिविटी के चलते उसमें बैक्टीरिया, मोल्ड्स और ईस्ट जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे। मिल्क भी क्यों खराब होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर छोटे छोटे जो एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, ईस्ट होते हैं, वो सब क्या होता है, उसके अंदर डेवलप होने लगता है, और उसके चलते क्या होता है, वो मिल्क जो है वो खराब हो जाता है। तो बैक्टीरिया, ईस्ट क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, सब क्या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फूड को ख़राब करते हैं। एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है, एक तो आपका क्या है, ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, इससे खराब होंगे। दूसरा, हर फूड के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स का काम क्या होता है, फूड के अंदर रिएक्शन करके अगर हम उसे सही टाइम पे कंज्यूम ना करें तो वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि हमारी नेचर ने ऐसा, हमारा नेचर ने हर चीज़ ऐसी बनाई है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, कि वो अपने आप ही अपने आप को ख़त्म कर लें। ठीक है, जैसे कि कोई अगर आप देखोगे कोई फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट आपने यूज़ नहीं किया, वो कुछ समय बाद उसमें कीड़े होने लगेंगे। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उस फ्रूट को खा करके उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यही है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको फूड को ख़राब करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम क्या है आपके, इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे फूड में
केमिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे उसमें केमिकल्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पाई जाती है और ये क्या करते हैं, उनके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है। ठीक है, रिएक्शन विद सम फूड कंपोनेंट। ठीक है, जो फूड कंपोनेंट है उसके साथ रिएक्शन करती है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था जब हमने एंजाइमेटिक ब्राउनिंग देखी थी। ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ही तो थी अभी जो हमने कल देखी थी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो उसमें क्या होता है, आपने फूड आपका है, पहले उसके आपका एप्पल है जिसके चारों तरफ क्या है, पहले एक लेयर लगी हुई है स्किन की। ठीक है, अब आपने उसे कट कर दिया तो बीच में से लेयर तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करने लगेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जो आपने उसका आधा पीस कट किया है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ से वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब आपका क्या है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहलाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन विद सम फूड कंपोनेंट्स, एग्जांपल रेंसिडिटी एंड कलर चेंज, जैसे कि आपका एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में हमने देखा था। रेंसिडिटी हमने कहाँ देखा था, रेंसिडिटी हमने देखा था फैट वाले चैप्टर में। ठीक है, लिपिड वाले चैप्टर में हमने देखा था ना कि लिपिड होता है, यानी कि जैसे आपने कोई आपने पूड़ी बनाई, ठीक है, मटरी बनाई, तो जब आप मटरी को कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो उसके अंदर का जो फैट है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगेगा, उसका जो फैट है वो खराब होने लगेगा। तो फैट में पाई जाती है रेंसिडिटी। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या करता है, आपके चीज़ों को ख़राब करने में हेल्प करता है, स्पॉइल करने में, स्पॉइलिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, डैमेज ड्यू टू पेस्ट। ठीक है, जो आपके पेस्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे भी आपका जो खाना है वो डैमेज होता है। मैकेनिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, तो इससे भी, जैसे हीट है, कोल्ड है, इससे भी क्या होता है, आपका खाना जो है ख़राब भी हो सकता है और कम ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कोल्ड में रख दो, ठीक है, कोल्ड में कैसे रख दो, आपने फ्रिज में रख दिया मिल्क। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो एक पर्टिकुलर क्या चाहिए था, टेम्परेचर चाहिए था ग्रो करने में, तो वो टेम्परेचर उन्हें नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते क्या होगा, उसका जो वो है, क्या है, जो उसकी जो जिसके चलते क्या होगा, वो चीज़ जो है ख़राब नहीं होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे तो वो चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कोल्ड में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोल्ड, हॉट, ये सब भी क्या करते हैं, आपके मैकेनिकल डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें ना कुछ हमारे पास प्रोसेस हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, क्या क्या प्रोसेस के थ्रू हम अपने फूड आइटम को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो एक इसमें सबसे पहले नंबर पर है इसमें थर्मल प्रोसेस। कौन सी, थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, टेम्परेचर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर दे दें। आपने देखा होगा घर में मिल्क को हम बॉईल करते हैं, मिल्क को बॉईल किया, उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए तो वो खराब नहीं हुआ। तो कुछ दिन अगर उसे बाहर रख दोगे तो फिर से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने लगेंगे 1-2 दिन में, और फिर वो खराब हो जाएगा। फिर उसे गर्म करो तो फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। तो थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर दे करके। ठीक है, ब्लांचिंग होता है, दूसरा थर्मल में ही ब्लांचिंग भी आ जाएगा आपका। ठीक है, पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। दूसरा है रिमूवल ऑफ वाटर। एक तो आप टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, किसी तरीके से भी आपने टेम्परेचर दिया है। दूसरा है आपने वाटर को रिमूव कर दिया है अपने फूड आइटम से। जैसे मम्मियाँ करती है, अचार बनाने से पहले क्या करती है, जो पिकल बनाती हैं, पिकल्स बनाने से पहले क्या करती हैं, वो अपनी धूप में आम की जो कटे हुए पीसेज होते हैं उनको बहुत अच्छे से सुखा देती है। तो वो क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर है। वाटर ही नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, रिमूवल ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, स्टोरेज ऑफ लो टेम्परेचर। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप जो भी हमारा टेम्परेचर है उसको क्या हम लो टेम्परेचर पे स्टोर कर दें। ठीक है, जब अगर हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, यानी कि फ्रिज में हमने दूध डाल दिया, ठीक है, तो मिल्क को जब हम फ्रिज में रखेंगे तो उससे क्या होगा, मिल्क का जो ग्रो होने की, जो मिल्क के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने थे वो कम धीरे धीरे ग्रो होंगे, तो आपका दूध जो है ज़्यादा टाइम तक चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है फूड इरिडेशन। इरिडेशन में क्या होता है, कुछ रेडिएशन, किरणों के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड के अंदर जो भी चीज़ें उसको ख़राब करती हैं उन किरणों को ही हम, ख़राब करने वाली चीज़ों को ही हम हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका ये मेथड हो गया। दूसरा है एडिशन ऑफ एसिड। एसिड डाल दो आप, इस तरीके का एसिड डाल दो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ नहीं ना दे अपने खाने में। ठीक है, केमिकल्स को डाल दो आप। इसके अलावा सॉल्टिंग एंड ब्राइनिंग, जो नमक के घोल में आप उसको डाल दो। ठीक है, बहुत सारा हाई कॉन्सेंट्रेशन नमक है, उसमें आपने अपने फूड को डिप कर दिया तो वो जो नमक है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने नहीं देगा। इसकी जगह आप शुगर को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम उसमें करते हैं। अब मुरब्बे में हम किसको यूज़ करते हैं, शुगर को यूज़ कर लेते हैं ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रो कर पाएँ। इसके अलावा आप कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डाल सकते हो। ठीक है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी आप डाल सकते हो। तो ये सारे मेथड क्या हैं, ये मेथड्स हैं आपके
खाने को खराब होने से बचाने के मेथड, ठीक है। तो अब इन्हीं को हम वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो थर्मल प्रोसेस हमारी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी इन फूड, ठीक है। फूड में क्या करना है, आपने हीट की एनर्जी को अप्लाई करना है, गर्म करना है, हीट करना है, ठीक है। तो वो उसमें क्या आएगा, आपका थर्मल प्रोसेस आएगी। इसके अंदर आपका एक तो कुकिंग हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोसेस पैलेटेबल एंड टेस्टी, ठीक है। आप खाना बनाओ, ठीक है, खाना बना लो, फटाफट कुकिंग कर दो, तो इससे क्या होगा, आपका खाना जो है वो अच्छे से पैलेटेबल भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो कुकिंग हो गई एक तो, ठीक है। हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं ना। आपने क्या किया, आलू काटे, ठीक है, काटने के बाद उसको बॉईल किया, बॉईल करने का क्या हो गया, कुकिंग हो गया, फिर आपने खा लिया, ठीक है। तो कुकिंग प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हो थर्मल में। ब्लांचिंग हो गया, ब्लांचिंग में क्या होता है, ब्लांचिंग हम कब यूज़ करते हैं, फ्रीजिंग और ड्राइंग और केनिंग से पहले ब्लांचिंग यूज़ करते हैं। इसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लांचिंग है क्या। पास्चुराइजेशन हो गया, पास्चुराइजेशन क्या है, एक तरीके का उबालना चीज़ों को, ठीक है। जैसे मिल्क को हम पास्चुराइज कर दें, बहुत हाई टेम्परेचर पे उबाल दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन क्या है, जो हमारे कंपनीज में, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। इसमें क्या है, आपका एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ टेम्परेचर आप दे रहे हो, ठीक है। जो आपके स्पोर्स या इसके अलावा भी जो आपके स्पोर्स हैं, जो आपके बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये सब भी इसमें ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आपके किसमें, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन में, ठीक है। तो इनके लिए हम जो बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो उबालने से, स्टेरिलाइजेशन से ख़त्म, पास्चुराइजेशन से ख़त्म नहीं होते, तो उनको हम कौन सा यूज़ करेंगे, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कुछ वो हो गए। जैसे बैक्टीरिया आपका क्या है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम है, ये क्या है, एक हार्ड कवरिंग बैक्टीरिया। हार्ड कवरिंग बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो कवर होता है बैक्टीरिया के ऊपर, वो हार्ड होती है। तो वो एकदम से बस ये जो पास्चुराइजेशन है इससे तो खत्म होती नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा, तब वो खत्म होगी, ठीक है। नहीं तो वो क्या रहेगा, वो आपके खाने में रहेगा, ग्रो होता रहेगा और फिर खाने को खराब कर देगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके लिए हमें कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा, एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका 100% बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग में क्या होता है, फूड को क्या किया जाता है, पहले हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर उसको जार में हम डाल देंगे और फिर सील कर देंगे। हीट ट्रीटमेंट उसको बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कैनिंग है, कैनिंग मतलब कैन करना, ठीक है। कैनिंग मतलब जार के अंदर खाने को डाल देना, तो वो क्या हो गया, आपका कैनिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, पहले फूड को क्या दिया, हीट ट्रीटमेंट दिया, और जार को भी हीट ट्रीटमेंट दिया, फिर सील कर दिया, उसके बाद फिर से आप उसे हीट ट्रीटमेंट दोबारा से दे सकते हो, ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया हो तो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर से उबाल दो। जैसे कि घरों में क्या करती है मम्मियाँ, जब जैम बनाती है तो जैम भी हीट ट्रीटमेंट के थ्रू बनता है, और अलग से जिस शीशी में उसको डालना होता है उसको भी वो अलग से स्टेरिलाइज कर लेती है, जो उसे उबाल लेती है गर्म पानी में, ठीक है। उसके बाद उसमें जितने बैक्टीरिया होता है खत्म हो जाता है, सुखाने के बाद उसमें क्या डालती हैं, जैम दोबारा से डाल देती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैनिंग हो गया। कुकिंग का काम क्या है, डिक्रीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिक्रीज कर देता है कुकिंग, ठीक है। डीएक्टिव एंजाइम्स डिक्रीज हैजार्डियस टॉक्सिन्स, ऑल्टर कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, इंप्रूव डाइजेस्टिबिलिटी। कुकिंग क्यों करते हैं हम, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, यानी कि अगर कच्चा खाना खाएंगे हम, अब अगर बिना मिल्क को कुक किए आप बिना उबाले उसको अगर पियोगे तो आपको कितना हार्मफुल होगा, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे मोटे उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको ख़त्म करता है, ठीक है। दूसरा डीएक्टिव एंजाइम को डीएक्टिवेट करता है, उसके अंदर जो भी एंजाइम्स हैं जो उसको ख़राब करने में हेल्प करे थे उनको डीएक्टिवेट कर देता है। जो उसके अंदर हैजार्डियस टॉक्सिन्स होते हैं, हो सकता है बाहर से आ गए हों या अंदर से ही कुछ उसके अंदर हो, तो उनको ख़त्म करता है ये। कलर को और फ्लेवर को ऐड करता है, टेक्सचर को अच्छा करता है, और इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी। और डाइजेस्ट, जैसे कि अगर आप पोटैटो है, आलू है, उसको अगर आप कच्चा खाओगे तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, कच्चा चावल आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप उसे बॉईल करके उबाल के खाओगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है आपका ब्लांचिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम कौन सा पढ़ा, थर्मल प्रोसेस के अंदर ही है ब्लांचिंग भी, ठीक है। ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, माइल्ड हीट ट्रीटमेंट टू टिश्यू बिफोर फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीज करने से पहले, ठीक है। फ्रीजिंग, ड्राइंग या कैनिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारा फूड आइटम है उसको एक माइल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग में मान लो, मैंने कल भी पढ़ाया था ये आपको, तो मान लो आपके जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, टमाटर हैं, तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, आपको इनको स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, पहले
एक पैन लोगे, पैन में वाटर को बॉईल करोगे, ठीक है, उसके बाद गैस बंद कर दोगे और उस बॉइल वाटर के अंदर आपके डाल दोगे 2 या 3 मिनट के लिए अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो या इस तरीके की जो भी वेजिटेबल आपको ब्लांच करनी है आप उसको कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसे फ्रीज में स्टोर कर सकते हो, अपने टमाटर को और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसको स्टोर कर सकते हो, उसको ड्राई कर सकते हो, सुखा सकते हो आप, और उसको कैनिंग कर सकते हो, कैन के अंदर पैक कर सकते हो। तो ब्लांचिंग के बाद हम ये वाले मेथड को यूज़ करते हैं। मतलब अकेले ब्लांचिंग से तो नहीं चलेगा, चीज़ वो एंजाइम फिर से एक्टिवेट होने लगेंगे, पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम कैनिंग और ये सब मेथड उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको फ्रीजिंग यूज़ करनी पड़ेगी उसके साथ, ठीक है। क्लीनिंग भी होती है इसमें, ठीक है, क्लीनिंग भी होगी। जो आपके जो फूड आइटम में कुछ वेस्ट मटेरियल या कुछ गंदगी चीज़ें लगी होंगी तो वो भी हट जाएंगी उससे, ठीक है। तो क्लीनिंग भी होती है आपकी ब्लांचिंग के थ्रू। प्रोडक्ट के सब्सटेंसेस को रिमूव करना, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट हैं उसमें जो भी फालतू चीज़ें हैं उसको क्या करना है, आपको रिमूव करने का काम भी ब्लांचिंग में होता है। रिमूव अनडिजायरेबल ऑर्डर्स एंड फ्लेवर, ठीक है, उसके अंदर का कोई स्मेल है, कोई फ्लेवर है, कुछ गंदा आपको लग रहा है तो वो भी आपके ब्लांचिंग से क्या होगा, हट सकता है आपके फूड आइटम का, ठीक है। सॉफ्टनिंग फाइब्रस टिश्यू डिक्रीज वॉल्यूम, इससे क्या होगा, जैसे आपके टोमेटोज हैं आपने डाला तो उसके बाद टोमेटो आप निकालोगे ब्लांचिंग के बाद तो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके जो टिश्यूज़ वगैरह हैं और उसका वेट भी क्या होगा, थोड़ा कम हो जाता है, और ये जो आपका जो भी आपका फूड आइटम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो फूड आइटम है उसके अंदर जो एयर घुसी हुई होती है, जो गैसेज होती हैं वो भी क्या होती है, रिमूव हो जाती हैं, हट जाती हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम टाइप्स देखें ब्लांचिंग की तो हमारे पास 2 तरह के टाइप्स है, एक तो हॉट वाटर ब्लांचिंग है, एक स्टीम ब्लांचिंग है, ठीक है। हॉट वाटर ब्लांचिंग क्या होगी, 100 डिग्री टेम्परेचर से नीचे होगी, ठीक है, और स्टीम तो बनती ही 100 से ऊपर है। जब आपका वाटर जो है 100 से ऊपर टेम्परेचर से ऊपर होगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो स्टीम तो होती ही 100 से ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका हॉट वाटर ब्लांचिंग है। हॉट वाटर ब्लांचिंग में आपका क्या आएगा, सॉल्युबल तत्व जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन रिमूव विद वाटर। इसमें एक नुकसान है, ठीक है, आपने हॉट वाटर ब्लांचिंग में क्या हुआ, पानी गर्म किया, आपने उसके अंदर फूड आइटम डाला, फूड आइटम निकाला, ठीक है, 2-3 मिनट बाद फूड आइटम निकाल के आपने फ्रीजर में वो फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ ये होगी कि जो वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं हमारे खाने के अंदर वो उस पानी में ही रह जाएंगे, उस वाटर में ही रह जाएंगे, जिसे हम बाद में फेंक दे रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज पीपीओ एक्टिविटी, ठीक है, तो पीपीओ एक्टिविटी को भी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा और इनएक्टिवेट पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम, ठीक है। पीपीओ क्या है, पॉलीफेनिक, जो हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो ये इनएक्टिविटीज़ को भी डिक्रीज करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा, इनएक्टिव पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम्स, ठीक है, और जो पर ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम है उनको भी इनएक्टिव करेगा। सम कलर डिग्रेडेशन, पर यहाँ पे कलर में भी ये होगा कि कुछ कलर जो है वो डिग्रेड भी यहाँ पे हो सकता है। और फिर दूसरा स्टीम ब्लांचिंग, इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, वाटर सॉल्युबल विटामिन इसमें जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, वाटर नीचे रखा है, नीचे उबल रहा है, फूड उसके ऊपर एक प्लेट रख के उसके ऊपर आपने फूड रखा है, ठीक है। तो जो भी पकेगा वो स्टीम के थ्रू पकेगा, जैसे हम मोमोज पकाते हैं, ठीक है, स्टीम मोमोज। तो उसमें क्या है, अगर जो भी ब्लांचिंग होगी वो स्टीम के थ्रू हो रही है तो आपका एक तो जो वाटर के साथ जो विटामिन निकल रहे थे वो वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और कलर भी इसमें डिग्रेड नहीं होगा आपका ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका स्टीम ब्लांचिंग जो है वो अच्छा मेथड है। इसके बाद सेकेंड है आपका पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है, एक तरीके से उबालना, ठीक है। पास्चराइजेशन है, इसमें आप देखोगे फॉस्फेट टेस्ट के द्वारा पास्चराइजेशन को चेक करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर आपको पास्चराइजेशन चेक करना है, ठीक है, पास्चराइजेशन आपको चेक करना है कि आपके जो भी मिल्क प्रोडक्ट है या जो भी आइटम है जिसको आप पास्चराइज कर रहे हो क्या वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, फॉस्फेटेज टेस्ट के द्वारा पास्चराइजेशन को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो मिल्क का टारगेट है आपका, ठीक है, मिल्क का टारगेट अगर आप देखोगे, अब मिल्क का टारगेट हम क्या मानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉक्सिला बर्निटी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉक्सिला बर्निटी है इसको हम मानते हैं कि ये अगर आपका ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब आपका जो मिल्क है वो सेफ़ है। क्यों, क्योंकि ये आपकी सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ख़त्म होता है। तो ये जब ये अगर ख़त्म हो गया तो इसका मतलब सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है। तो जब हम चेक करेंगे फॉस्फेटेज टेस्ट हम जब लगाएंगे कि हमारा पास्चराइजेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है, तो कौन सा देखेंगे, कॉक्सिला
बर्निटी वाला जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम, ये हमारा टारगेट है, इसको हम देखेंगे क्योंकि हाईली टेम्परेचर में ख़त्म होता है। तो अगर ये ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब जो है सारे ही ख़त्म हो गए हैं जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मिल्क में है। ठीक है, तो एक तो ये एग्जाम में आया हुआ है कॉक्सिला बर्निटी वाला, दूसरा फास्फेटेज टेस्ट वाला भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मिल्क का टारगेट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉक्सिला बर्निटी को टारगेट करता है, हाईली टेम्परेचर इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटिव मेथड है ये, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटिव मेथड है। इसको लंबे समय तक आप इस चीज़ को प्रिजर्व भी कर सकते हो। लगभग ये आपका किस में होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास कितने तरह के पास्चराइजेशन है, एक है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, यानी कि होल्डिंग मेथड भी हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, लंबे समय तक आप कम टेम्परेचर पर दूध को उबालते रहोगे। ठीक है, तो लंबे समय तक यानी कि कितना है आपका 30 मिनट्स तक आप 63 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोगे टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर आप 30 मिनट तक दूध को उबालते रहोगे तो आपको पास्चराइजेशन वाला कंडीशन मिल जाएगी। आपका जो ये कॉक्सिला वाला जो बैक्टीरिया है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 75, या फिर आप कौन सा ले सकते हो 75 डिग्री सेंटीग्रेड का 8 to 10 मिनट्स तक हम क्या करते हैं, इसको बॉईल करते हैं इसमें। ठीक है, ये इतना टेम्परेचर लेते हैं। तो ये दो मेथड हो गए, ये आपके लॉन्ग टर्म लो टेम्परेचर लॉन्ग टर्म मेथड है। ठीक है, दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म मेथड में क्या है आपका 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड का है ये हमारा। ठीक है, इसमें हम 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर का टेम्परेचर लेते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म मेथड मतलब कि आपने 88 डिग्री टेम्परेचर पे दूध उबाला और सिर्फ 1 मिनट के लिए। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 12 मिनट्स के लिए। ठीक है, 12 सेकेंड्स के लिए सॉरी, और 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सिर्फ आप 2 सेकेंड तक अपने मिल्क को 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दोगे। तो ये क्या है, बहुत तेज टेम्परेचर आपने दिया और कम समय के लिए। ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए आपने दिया 121 डिग्री सेंटीग्रेड, क्यों, इसके बाद तो बल्कि उड़ने लगेगा ना मिल्क भी। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है टेम्परेचर है वो आपने ज़्यादा है आपका, तो आपने बहुत कम समय के लिए उस टेम्परेचर को दिया है। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नहीं तो न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर है फ्लैश पास्चराइजेशन। फ्लैश पास्चराइजेशन में क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर कूल रैपिडली बिफोर कैनिंग। ठीक है, इसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर लेते हैं, फ्लैश टेम्परेचर में इनकी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और जल्दी से ठंडा कर देते हैं। ठीक है, कूल रैपिडली एकदम आप क्या करोगे उसे ठंडा कर दोगे। कैनन से पहले हमें वाला कैंस करने में, कैन के अंदर हमें भरने के लिए जब हम मिल्क को भरते हैं, हम जब मार्केट में देते हैं तो उससे पहले फिल करने से पहले हम फ्लैश पास्चराइजेशन वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे देखो अब हमने कौन कौन से पढ़ लिया, कुकिंग देख लिया हमने, उसके बाद हमने ब्लांचिंग देखा, ब्लांचिंग के बाद हमने पास्चराइजेशन देखा। ये सब हमारे इसी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, थर्मल प्रोसेस के अंदर, क्योंकि थर्मल का मतलब टेम्परेचर देना। ठीक है, फिर अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पास्चराइजेशन के बाद नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन आपका होता है 115 से लेकर के 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, यानी कि सोच लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम वाटर को उबालें तो वो भाप बन जाता है, इतना तेज गर्म। ठीक है, और अगर आप छुओगे उस भाप को तो आपका हाथ जल जाएगा, बहुत तेज गर्म होता है वो बॉइल्ड। ठीक है, तो और ये आपका स्टेरिलाइजेशन उससे भी ऊपर है। ठीक है, तो एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट, एक तो ये हीट ट्रीटमेंट क्या है आपका एक्सट्रीम लेवल का है, देते हैं हम इसमें। फॉर एग्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम को हम इसमें लेते हैं कि आपको ये वाला ख़त्म करना है स्टेरिलाइजेशन के चलते। ठीक है, ये क्या है, एक स्पोर फॉर्मिंग मतलब अपनी बॉडी से केमिकल्स निकालता है, स्पोर्स निकालता है। ठीक है, और एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब है इसमें कन्वर्टिंग कैनिंग है और एसेप्टिक प्रोसेस है। ठीक है, कन्वेंशनल कैनिंग है। कन्वेंशनल कैनिंग में क्या होता है, फूड को नॉन स्टेराइल कंडीशन में आप पैक करना, फिर स्टेरलाइज करके एपेटाइजेशन भी कहते हैं इसको, एपेटाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वायु को हटा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका कन्वेंशनल कैनिंग में क्या हम क्या करते हैं, पहले तो फूड को क्या करोगे नॉन स्टेराइल कंडीशन में आप पैक करोगे, मतलब जैसा भी आपका आसपास का माहौल है आपने उसी के अंदर फूड को पैक कर लिया, फिर उसके बाद उसको स्टेरलाइज किया, उसके बाद उसको बॉईल किया या जो भी आपका मेथड है उसके थ्रू उसको शुद्ध कर दिया, जो भी अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पहले नहीं इतनी साफ सफाई रखी आपने, लेकिन बाद में अच्छे से उसको उबाल दिया। ठीक है, इसको एपेटाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एपेटाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं, एपेटाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। इसमें वायु को पूरी तरीके से हटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वायु को पूरी तरीके से हटा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में कुछ पैकेट्स पॉलीथीन के अंदर कुछ फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे काजू हो गए, जो वो आते हैं, डेट्स हो गई, जो आपके डेट्स को क्या बोलते हैं, खजूर। ठीक है, तो खजूर आप देखोगे बिल्कुल चिपके रहते हैं वो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से पूरी एयर को ये निकाल देते हैं ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, तो इसको हम
एपेटाइजेशन भी बोलते हैं, वायु को हटा देते हैं, ठीक है। फिर है एसेप्टिक प्रोसेस। एसेप्टिक प्रोसेस में आपका क्या है, फूड एंड कंटेनर को अलग अलग स्टेरलाइज करते हैं, ठीक है। सेप्टिक में इसमें क्या है, हमने क्या क्या खाना डाल दिया पहले अपने फूड कंटेनर में, उसके बाद उसको स्टेरलाइज किया, ठीक है। तो और इसमें क्या करेगा, आप अपने फूड को कंटेनर को अलग अलग स्टेरलाइज कर दोगे, स्टेरलाइज कंडीशन में पैक करोगे, तो हर्मेटिक सीलिंग आप इसको बोलते हैं हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, फूड को और कंटेनर को अलग अलग स्टेरलाइज कर दिया और स्टेरलाइज कंडीशन में उसको पैक किया, तो उसको बोलते हैं हर्मेटिक सीलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हर्मेटिक सीलिंग। फिर है फूड प्रिपरेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टेरलाइजेशन है, इसमें क्या होगा, आपका फूड को प्रिपेयर करोगे, जो भी आपने पकाया है, फिलिंग द कैन को फिल करोगे, ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ से कैन खुला, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आपने फूड आइटम भर दिया अपना, ऊपर थोड़ा सा स्पेस आपने छोड़ दी। फिर आप क्या करोगे, वैक्यूम प्रोडक्ट से उस हवा को, ऊपर से जो भी एयर होगी उसको उसमें से पूरी तरीके से निकाल दोगे। उसके बाद आप उसे सील कर दोगे, उसके बाद थर्मल प्रोसेस दोगे। थर्मल प्रोसेस मतलब बाहर सील करने के बाद आपने उसे एक ऐसे मशीन में रख दिया, एक ऐसे ओवन में रख दिया, जहाँ चारों तरफ से क्या रही, बहुत हीट एयर आ रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थर्मल प्रोसेस आपने दी, उसके बाद उसको ठंडा करोगे, फिर उसमें लेबलिंग करोगे। तो ये मेथड है आपके स्टेरलाइजेशन के, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, आपने हम घरों में सिंपल जो क्या करते हैं ना, मम्मी लोग जब अचार भरने से पहले जो शीशी है उसको धूप में रख देते हैं, तो वो धूप में क्या होता है, वो उसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। या फिर आप उस शीशी को क्या कर सकते हो, बॉईल करते हो वाटर में, तो वो क्या है, गर्म वाटर में हम उसे थोड़ी देर तक 10-15 मिनट तक बॉईल करते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरीके का स्टेरलाइजेशन है जो हम घर में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पे। नहीं तो मशीनों के थ्रू होता है तो वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ होता है। तो आपने तो क्या किया, कैन को फिल किया, वैक्यूम से उसका एयर हटा दिया, फिर उसको सील कर दिया, उसके बाद उसमें थर्मल प्रोसेस, देखो सील करने के बाद हम थर्मल प्रोसेस दे रहे हैं, ठीक है। बाद पहले हमने कैन सील कर दी, फिर हमने उसे ओवन में रखा और चारों तरफ से इतनी खतरनाक हीट दी कि उसके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे सील करे हुए उसके अंदर, वो सारे उसमें से डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। फिर उसका ठंडा किया, फिर लेबलिंग कर ली, तो ये स्टेरलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हीटिंग थे इतने, तो हम हीट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने फूड को प्योर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाटर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप ये वाले अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।